बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अभी हम अपनी स्टेटमेंट जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सीखेंगे इसको जी। सबसे पहले बेटा जी हमारे जो हेडिंग आ जाएगी होगा जी डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको अभी सिखाया था जी, मटेरियल से हमारी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर हम 2 कॉलम ले लेंगे जी अमाउंट्स के लिए। अच्छा, इसकी जो कॉलम है अमाउंट्स के लिए जो मैंने लिखे हैं, इसको हरगिज़ डेबिट और क्रेडिट कॉलम ना समझा जाए। बस ये इधर वाला कॉलम होगा आपके जो राइट साइड पे है, ये बेटा मेन कॉलम कहलाएगा। इसका नाम मेन कैलकुलेशन है। और अगर कहीं वर्किंग है तो बेटा यहाँ पर आ जाएगी इनर कॉलम में। ये कॉलम इनर कॉलम कहलाएगा, ये कॉलम इसका मेन कॉलम कहलाएगा। तो इन्वेंट्री बेटा जो आपकी होती है, हमने इसमें देखना है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो वो 2 तरह का आता है, या साल के स्टार्ट में हमारे पास कुछ पड़ा होगा या साल के एंड में पड़ा होगा। जो साल के स्टार्ट में पड़ा होता है उसे हम कहते हैं जी रॉ मटेरियल। इनके मटेरियल कोई भी इन्वेंट्री मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। और जो एंड पे पड़ा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो बेटा जो स्टार्ट वाली ये मैंने आपसे ये शेयरिंग की है अभी जो बनाई है, तो इसके अंदर देखें कि रॉ मटेरियल जो ओपनिंग है, देखिए जब ओपनिंग स्टॉक में पड़ा होगा तो इसका मतलब डेबिट फॉर्म में पड़ा है। जब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग एंड पे बच गया तो वो फिर हमारे पास क्लोजिंग की डेबिट फॉर्म में है, लेकिन उसमें जो यूज़ हो गया वो हमने क्रेडिट कर देना है। तो जब इस फॉर्म में लाने के लिए इनके जितना भी मटेरियल पड़ा होता है उसमें जब क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाली फॉर्म आ जाती है। तो कन्वर्ट करना हमने ये सीखना है। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले आ जाएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी। ये इनर कॉलम में आप लिख लें, आप लिख सकते हैं मेन कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं ऐसे इनर कॉलम में सिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है जी वर्किंग के लिए। इसमें बेटा हम लोग ऐड कर देंगे मटेरियल परचेज्ड। जब साल शुरू हुआ था तो हमारे पास जो मटेरियल पड़ा था ओपनिंग में लिख लिया, और इसके बाद परचेज जो इस साल हमने नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, नेक्स्ट यूज़ के लिए हम लेंगे। लेकिन बेटा इसे अभी हम यहाँ पे इनर से भी इनर कॉलम में लिखेंगे। वो इसलिए कि इसमें से हो सकता है कुछ चीज़ हमने मटेरियल रिटर्न भी करना पड़ जाए, तो बेटा फिर हम उससे माइनस करेंगे इसमें से रिटर्न जो है, इसके जो परचेज रिटर्न्स होती हैं वो बेटा हम माइनस कर देंगे इसमें से। और माइनस करने के बाद इसे यहाँ पर लिख देंगे जी। तो बेटा जब हम ओपनिंग स्टॉक जो पहले पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल और जो हमने ख़रीद लिया है, अब ये जो टोटल हमारे पास इकट्ठी होगी अमाउंट, जो मटेरियल इकट्ठा हो गया, इसे हमने क्या करना है बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल यूज़ के लिए। तो इसे हम नाम देंगे बेटा जी मटेरियल टू बी यूज्ड। बेटा ऐसा मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर सकेंगे, जो हमें इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। तो हम मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लिख लें या मटेरियल टू बी यूज़ लिख लें, बात एक ही है। इसमें से हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये तो था टोटल जो हमारे पास अवेलेबल था। तो बेटा अगर इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, यानी रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब जो भी हम बना रहे हैं, अब जितना मटेरियल पड़ा था उसमें से
जो एंड हम साल एंड पे देखते हैं हमारे पास बच कितना गया। ये तो था अवेलेबल फॉर यूज़, जितना हमने यूज़ करने के लिए हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसे हम एंडिंग इन्वेंट्री कहेंगे। उसे हम माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाती है कि जो यूज़ हो गई है। इसके दो पार्ट ही हो सकते हैं ना, या तो इस्तेमाल हो गया होगा और या इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। जो नहीं हुआ वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी अमाउंट आएगी वो आ जाएगी जो इस्तेमाल हो चुका है, हमारा प्रोसेसिंग में जा चुका है मटेरियल। तो बेटा इसे हम कहेंगे मटेरियल यूज्ड। तो ये मटेरियल यूज्ड कह लें, कंज्यूम कह लें, कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर लें। अच्छा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मटेरियल ही नहीं है, ये तो इन्वेंट्री है। तो चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर भी पे करनी पड़ती है। तो इसे हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेटा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बेसिकली तमाम उन लोगों की वेजेस है जो अशिया को अपने हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग होता है जी। वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी अमाउंट को जितनी हमने उनको वेजेस पे करनी है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो एक अमाउंट आ जाएगी। तो बेटा ये चीज़ आप देखें कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो खुद ब खुद नहीं बनती, कि बनाने के लिए इसके दो कॉस्ट 100% लाजमी है। कि एक आ जाती है जी मटेरियल की कॉस्ट, उसको मैन्युफैक्चर करने के जो मटेरियल चाहिए, और दूसरी आ जाती है कि जी उसको बनाने के लिए कोई बंदे भी चाहिए, हायर करने पड़ते हैं हमें बंदे। या तो जो वो हायर किया जाता है, पर्सनस को हायर किया जाता है बेटा जी, उनको हम पे करेंगे फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बेड बनाना है लकड़ी से, तो रॉ मटेरियल लकड़ी तो परचेज़ कर लिया, अब बेड बनाने के लिए हमें वर्कर चाहिए होंगे। वो वर्कर जो इससे कटिंग करके बेड बनाएंगे, तो उसको हम जो पेमेंट करेंगे वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। और ये वो बुनियादी कॉस्ट है जो कि मस्ट होनी होती है, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं जी प्राइम कॉस्ट का। मतलब डायरेक्ट मटेरियल एंड मटेरियल जो आ गया, डायरेक्ट मटेरियल जो और डायरेक्ट लेबर जो होती है, इन दोनों को जमा करें तो जो अमाउंट आती है इसे हम बेटा नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके बाद जो होती है देखिए, तो बेटा हमारे पास एक और कॉस्ट आती है इसके अलावा, वो आती है जी फैक्ट्री ओवरहेड। मज़ीद क्या उस कॉस्ट का है, फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है ये इस कॉस्ट के अलावा, जैसे आपने बेड की बात हम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बेटा जी हम ग्लू यूज़ करेंगे, नेल्स यूज़ करेंगे लगाने के लिए, कुछ इसके ऊपर हमारे मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, वो हम देखेंगे लाइट यूज़ होगी, तो बेटा वो सारे हमारे इसमें ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं। वो अमाउंट भी ज़रूरी है। इसमें ऐड करने के बाद बेटा जो टोटल इन तीनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बचती है हमारे पास आती है अमाउंट, उसे हम नाम देते हैं बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के अंदर आने वाली टोटल कॉस्ट जो है बेटा वो आ जाएगी। अब इसमें जो फैक्ट्री कॉस्ट है बेटा, ये इसका दूसरा नाम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बनता है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इसे करंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम इसको यूज़ किए जाते हैं, ये भी आ जाएगी। अब बेटा हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे इस पर। तो यहाँ पर बेटा अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो आई थी, अब इसकी ये जो है करंट मैन्युफैक्चरिंग, तो बेटा ये भी हो सकता है कि पिछला साल जब शुरू किया था हमने, इनके एंडिंग हुआ हमारा पिछला साल, तो उस वक़्त कुछ ऐसा मटीरियल, ऐसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग में तो थी लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो भी हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो बेटा उसी तरह दो कॉलम में उसे हम ऐड कर देंगे।
तो जो किसके अंदर जी, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉस्ट के अंदर, इसके हमने ऐड किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी ये आएगी बेटा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब वो तमाम अशिया की अमाउंट, मतलब एक तो करंट फैक्ट्री को जो इस साल की है और जो पिछला बचा हुआ है वो है, तो ये तमाम वो कॉस्ट आएगी उन अशिया की कॉस्ट जो कि हमने बनानी है, कंप्लीट करनी है हमारी। तो बेटा इसमें से ये भी हो सकता है कि हमारा जो साल ख़त्म हो, ये वाला करंट ईयर जिसके बारे में स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग भी बच जाए कि साल ख़त्म हो गया लेकिन कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट होने वाली बाकी हैं, तो उनकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे जी। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी, एंडिंग इन्वेंटरी को बेटा हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आती है उससे हम कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये हमारे पास अरे वो चीज़ों की अमाउंट आ जाएगी जो मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवेलेबल थी आइटम, उसके दो ही हो गए सिस्टम, एक तो कंप्लीट हो गई हैं और दो कुछ कंप्लीट नहीं हुई। जो कंप्लीट नहीं हुई उससे हमने इसमें से माइनस कर दिया तो बाकी अमाउंट वो बच गई जितनी आइटम कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये कंप्लीट हैं, अब ये बेचना है हमने इनको। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल की कुछ आइटम कंप्लीट पड़ी हों लेकिन हम उसे बेच ना सकें अभी तक, ठीक है। तो अब हम इसे उनकी कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री तो बेटा हमारे पास जो कॉस्ट आ जाती, देखिए ये इस साल मैन्युफैक्चर की है, ये हमने पहले की मैन्युफैक्चरिंग जो वो पड़ी हुई थी, अभी बिकी नहीं थी आइटम, तो टोटल ये आ गई जो अवेलेबल फॉर सेल होंगी हमारे पास। ये टोटल चीज़ें हमें सेल करनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। तो बेटा जब साल एंड पे जिन इसमें से हम चीज़ें बेचनी हैं तो ये हो सकता है कुछ चीज़ें सेल हो जाएं, कुछ फिर हमारे पास बच जाएं। तो जो नहीं सेल हुई उनकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। फिनिश्ड गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री वो माइनस करेंगे। तो बेटा क्योंकि एंडिंग हमारे पास रह गई है, ये अवेलेबल फॉर सेल थी, टोटल सेल करनी थी, उसमें से एंडिंग जो इस्तेमाल नहीं हुई वो हमारे पास रह गई, तो बाकी अमाउंट वो आ जाएगी जो चीज़ें सेल हो गई हैं। तो यही हमारे पास एंड प्रोडक्ट है बेटा। इसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही हमने मालूम करना था, और इसे इन शॉर्ट हम लिखते हैं CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे बेटा हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। इतना सा ये स्टेटमेंट थी हमारी जी, ठीक है जी। इसको बेटा दोहराइएगा, देखिएगा कि जी समझ आ गई आपको। अगर नहीं आई तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी ये हमारा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आई। तो इसके साथ साथ बेटा आपने कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन भी करते रहना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कि आपको आसानी के साथ ये समझ आ सके स्टेटमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।